गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि आस्था, यूनो, नोएल और लक और ये बाकी के लोग सेलेक्ट हो गए थे रॉयल मैजिक नाइट टीम में, जो कि आज से ठीक 5 दिन बाद आई ऑफ द डार्क सन के बेस पर अटैक करेंगे एंड लाइट के साथ लड़ाई करेंगे। फिर आज इधर हम हमारे आस्था भाई को देखते हैं जो हमेशा की तरह ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एंड तभी वहाँ पर यूनो, मिमोसा और क्लॉस आ जाते हैं। आस्था तुम ठीक तो हो ना? हाँ मिमोसा मैं एकदम ठीक हूँ, मैं तो बस ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपनी मसल्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। मसल्स तो बढ़ा लोगे आस्था, लेकिन दिमाग कैसे बढ़ाओगे? क्या बोला तुमने? अभी इन सब का टाइम नहीं है। तुम दोनों को पता चला क्या हमारे आसपास एक आई ऑफ द डार्क सन का स्पाई है जो हमारे सारे प्लान्स को आई ऑफ द डार्क सन वालों को बता रहा है। क्या? हाँ, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए चौकन्ने रहना। लेकिन तभी हम देखते हैं आस्था की शैडो में एक दूसरी शैडो आके घुस जाती है एंड एक्चुअली में ये वही आई ऑफ द डार्क सन का स्पाई है जिसके बारे में क्लॉस अभी बात कर रहा था। फिर हम देखते हैं के बारे में क्लॉस अभी बात कर रहा था। फिर हम देखते हैं सारे के सारे रॉयल मैजिक नाइट टीम वाले डिनर कर रहे होते हैं एंड हमारे आस्था भाई हमेशा की तरह फुल ठूस रहे होते हैं। लेकिन तभी हैमन बोलता है, मिस पूली आप सबको अपना गाना सुनाना चाहती हैं? एंड भाई ये पूली इस दुनिया की जियान होती है, इसका गाना इतना ज्यादा तेज और बेसुरा होता है कि ये स्पाई वहाँ से भाग जाता है एंड जाके वर्मिलियन की शैडो में घुस जाता है। ओए नोजेल, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने क्यों रॉयल मैजिक नाइट स्क्वाड ज्वाइन करी? ऐसे ही, क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुमने लाइट से अपने राइवल फुगिलियन का बदला लेने के लिए स्क्वाड को ज्वाइन किया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि हम 5 दिन बाद क्यों अटैक करने वाले हैं? किसने कहा कि हम 5 दिन बाद अटैक करने वाले हैं? वो तो मैंने हमारे एनिमे स्पाई को बेवकूफ बनाने के लिए कहा था ताकि वो आई ऑफ द डार्क सन वालों को बोल दे कि हम उन पे 5 दिन बाद अटैक करने वाले हैं ताकि हम उन पर एक सरप्राइज अटैक कर सके। वैसे अभी तक तो तुमने तुम्हारा काम कर दिया होगा ना स्पाई? एंड तब ये स्पाई एकदम शॉक्ड रह जाता है और डर के मारे भागने लगता है। लेकिन नोजेल और वर्मिलियन के रहते ये कहाँ ही भाग सकता था। ध्यान से देखो तुम सारे लोग, यही है वो स्पाई जो हमारी इंफॉर्मेशन को आई ऑफ द डार्क सन वालों को बता रहा था। लेकिन हमने इसको उल्टा यूज करके आई ऑफ द डार्क सन वालों को यकीन दिला दिया है कि हम उन पे 5 दिन बाद अटैक करेंगे ताकि हम उनके ऊपर अचानक से एक अटैक करेंगे ताकि हम उनके ऊपर अचानक से एक सरप्राइज अटैक कर सकें। इसीलिए अच्छे से सो जाओ तुम लोग। हम लोग कल सुबह सूरज निकलने से पहले उनके ऊपर अटैक करेंगे। क्या क्या क्या? आस्था और यूनो तैयार होते हैं एक बहुत ही बड़ी बैटल लड़ने के लिए। अगली सुबह हम देखते हैं ये सारे लोग कॉब के टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से ग्रेविटो सिटी में आई ऑफ द डार्क सन के बेस के पास पहुंच जाते हैं। सायरन मैप बनाओ। एंड तभी सायरन अपने मैजिक से इन आई ऑफ द डार्क सन वालों के पूरे बेस का लेआउट बना देता है। बीचों बीच देखो, इतनी ज्यादा मैजिकल पावर, लाइट जरूर से यहीं पर है। ध्यान से सुनो तुम लोग, हम लोग 4-4 की टीम में बट के इनके ऊपर अलग अलग जगह से अटैक करेंगे। क्या? मैं बस इस मच्छर की टीम में नहीं जाना चाहता। फिर तो तुम्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा क्योंकि कोई और तुम्हारी टीम में नहीं जाना चाहता। क्या बोला तुमने? तुम दोनों मेरी टीम में रहोगे। मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है लेडी कैप्टन। एंड तभी जोरा इसके ऊपर इसका बदबूदार कीड़ा फेंक देता है, लेकिन वर्मिलियन इसके कीड़े को पकड़ के इसी को उल्टा खिला देती है। फिर कैप्टन वर्मिलियन सबको 4-4 की टीम में बांट देती है। कॉब तुम यहीं पे रहना और देखना यहाँ से कोई भाग ना पाए। ओके मैडम। और तुम सब तैयार तो हो ना अटैक करने के लिए? कोई प्लान नहीं है क्या लेडी कैप्टन? है ना, छोड़ना मत किसी को। एंड फिर ये सारे के सारे लोग आई ऑफ द डार्क सन के बेस पर अटैक कर देते हैं जिसमें बहुत सारे आई ऑफ द डार्क सन के सोल्जर्स थे। एंड फिर इधर हम इस आई ऑफ द डार्क सन के सोल्जर को देखते हैं जो एक लड़की को टॉर्चर कर रहा होता है। लेकिन तभी लक अंदर आ जाता है और इसकी बैंड बजा देता है। फिर इधर हम वर्मिलियन और नोजेल को देखते हैं जो दोनों की दोनों यहाँ पे सिर्फ एक ही काम के लिए आए होते हैं, लाइट से कैप्टन फुगिलियन का बदला लेना। बाप रे कितनी स्ट्रॉन्ग है ये। एंड फिर इधर हम ब्लैक बुल्स के बेस पे देखते हैं जहाँ पे कैप्टन यामी को कैप्टन विलियम्स लांग्रिस की गलती के लिए माफी मांगने के लिए बुलाते हैं। एक मिनट, इसे मुझसे माफी मांगनी है तो इसे मेरे पास आना चाहिए ना, मुझे क्यों अपने पास बुला रहा है? एंड फिर हम देखते हैं चार्मी भी किसी होटल में खाना खाने के लिए, मैग्मा ट्रेनिंग करने के लिए और वेनेसा फिनरल से मिलने के लिए चले जाते हैं। मेरे बेस का ध्यान देना तुम लोग। एंड फिर इनके बेस में सिर्फ गॉच, ग्रे और गॉर्डन रह जाते हैं। बाप रे कैसे पागलों के बीच फंस गया हूँ मैं। एक शर्म के मारे कुछ बोलती नहीं और दूसरा इतना धीरे बोलता है कि कुछ सुनाई नहीं देता। तभी ग्रे गॉच की डॉल की तरफ पॉइंट करती है और उससे पूछने लगती है कि ये क्या है? ये मेरी प्यारी छोटी बहन मैरी की डॉल है। एंड तभी गॉर्डन भी अपनी सारी की सारी ब्लैक बुल्स वालों की डॉल दिखाता है एंड ये असल में सबसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन क्योंकि ये इतना धीरे बोलता है और थोड़ा सा डरावना दिखता है इसीलिए उल्टा ये सबको डरा देता है। ओए तुम, अगर तुम सबसे दोस्ती करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे बात करना होगा। अबे थोड़ा तो दम लगा के बोलो। अच्छा ठीक है रहने दो, तुम सिर्फ एक प्यारी सी स्माइल करके सबको दिखाओ।
प्यारी बोला था, डरावनी नहीं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं इनके बेस के ऊपर ढेर सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। ये क्या? एंड असल में इनके बेस के ऊपर आई ऑफ द डार्क सन के इन तीनों मेंबर डेड, शैली और ऑबिटो ने अटैक कर दिया होता है। क्या यार, रास्ता तो है नहीं, मुझे मजा नहीं आने वाली। शैली, हमारे मिशन को मत भूलो और तुम तबाह कर दो इनके बेस को डेड। लेकिन तभी गॉच अपने मिरर मैजिक से इनके सारे के लेकिन तभी गॉच अपने मिरर मैजिक से इनके सारे ज़ॉम्बीज को एक बार में खत्म कर देता है। एंड ये तीनों के तीनों बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि इन लोगों ने इनके बेस पर अटैक कर दिया होता है। तुम लोग तो आई ऑफ द डार्क सन के मेंबर्स हो ना, क्यों आए हो यहाँ पर पिटने के लिए? नहीं, हमें मिशन मिला है तुम्हारे बेस पर अटैक करके यहाँ से एक चीज लेके जाने के लिए। लेकिन तब जब यहाँ पर तुम्हारा कैप्टन ना हो, हम तीनों को हल्के में मत लो दोस्त, मिरर मैजिक। एंड तभी गॉच अपने मिरर मैजिक से इन सब के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शैली तभी अपने सैलेमेंडर मैजिक का यूज करती है और इसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। ओ, तुम तो गॉच हो ना, बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमें तुम्हें नहीं मारना है। हाँ, ये क्यों? अच्छा हाँ, याद आया, इसके बॉस ने तो मुझसे भी कहा था मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकता मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। ओए, जाके अपने बॉस से कह देना मैं उससे दोस्ती वोस्ती नहीं करने वाला। एंड तो भी हम देखते हैं शैली एक ज़ॉम्बी के ऊपर अपना डार्क आइटम यूज करती है और ये ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन तभी गॉर्डन अपना पॉइजन फॉक्स मैजिक यूज करता है एंड इसके पास बहुत ही खतरनाक पॉइजन मैजिक होता है जिससे ज़ॉम्बी को आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन तभी शैली अपने सैलेमेंडर से इनके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इसके सैलेमेंडर के ऊपर गॉर्डन और फिनरल के मैजिक का तो असर होगा नहीं, तो इसीलिए ग्रे तभी अपना न्यू मैजिक स्पेल यूज करती है जिससे किसी के मैजिक को दूसरे मैजिक में कन्वर्ट कर सकती है। एंड ये अपने मैजिक से शैली के जेल सैलेमेंडर को क्रिस्टल सैलेमेंडर बना देती है जिससे फिर फिनरल आसानी से अपने मैजिक से तोड़ देता है। हाँ, तुम्हारा मैजिक तो कमाल है। प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, लगता है अब मेरी बारी है। एंड तभी डेड अपना मैजिक यूज करता है एंड एक दूसरे ज़ॉम्बी को समन कर लेता है जिसका नाम साइजर होता है। दिखा दो इन सबको साइजर। एंड साइजर इन लोगों के ऊपर विंड और स्टील फैंग से साथ में अटैक कर देता है। बाप रे, ये ज़ॉम्बी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे और ये दो मैजिक अटैक कैसे यूज कर रहा है? मैं बताता हूँ, क्योंकि ये ज़ॉम्बी कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है। मैंने दो बॉडीज को मिला के इसको बनाया है, वो भी किसी नॉर्मल मैजिक नाइट की नहीं बल्कि दो मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स की। जिसको सुन के ये सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। एंड तभी सीजर इन तीनों के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देता है एंड ये तीनों बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। जाओ मेरे ज़ॉम्बीज, इस बेस को मिट्टी में मिला दो। एंड ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज और ऑबिटो ब्लैक बुल्स के बेस में घुस जाते हैं एंड पूरे बेस को तबाह करने लगते हैं। एंड इधर हम गॉर्डन और ग्रे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंजर्ड पड़े होते हैं एंड इनके सामने इनके बेस को तोड़ा जा रहा था। एंड फिर हम गॉर्डन और ग्रे के पास्ट को देखते हैं। ग्रे बचपन से ही बहुत ही ज्यादा शर्मीली थी, इसलिए इसके कभी भी दोस्त नहीं बने। और वहीं गॉर्डन ये बचपन से ही सबसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये ऐसा दिखता था और इसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन मैजिक होता है, इसलिए इससे कोई बात ही नहीं करता था। एंड ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा लोनली लाइफ जी रहे थे। लेकिन फिर एक दिन इनकी जिंदगी में कैप्टन यामी आते हैं एंड इन दोनों की लाइफ बदल देते हैं। इन दोनों को फाइनली एक फैमिली और एक घर मिल जाता है, इसलिए आज ये दोनों अपने घर को तबाह नहीं होने दे सकते थे। एंड ये दोनों दोबारा से खड़े हो जाते हैं अपने घर को बचाने के लिए। एंड ये दोनों के दोनों जोर से चिल्लाते हैं एंड गॉच को पहली बार गॉर्डन की आवाज सुनाई देती है, जाओ साइजर, मार दो इन दोनों को। लेकिन तभी अचानक जाओ साइजर, मार दो इन दोनों को। लेकिन तभी अचानक से इनका बेस पूरा का पूरा हिलने लगता है एंड अपना शेप बदलने लगता है। एंड फिर निकलता है इनके बेस से एक अजीब सा आदमी जिसके बहुत ही बड़े बड़े बाल थे। ओए, कौन हो तुम? हाँ, मेरा नाम है। अबे कितना धीरे बोलता है ये, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, साइजर। एंड साइजर इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये आदमी अपने कमरे को साइड करके इसके अटैक से बच जाता है। अबे ये तुमने कैसे किया? कौन हो तुम? हाँ, मेरा नाम है। अबे थोड़ा तो जल्दी बोल ले, सीधे सीधे नाम बोलना अपना। एंड तभी इसके बालों से चिड़िया निकल आती हैं। कैसा आदमी है ये? एंड तभी गॉच को याद आता है कि चार्मी और वेनेसा ने कई बार किसी को हमारे बेस में घूमते हुए देखा था। एंड तभी हम देखते हैं साइजर इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ये आदमी अपना मैजिक यूज करता है और इनके बेस के कुछ कमरों को मिला के एक पंच बना देता है एंड साइजर के अटैक को रोक देता है। बाप रे, ये कैसा मैजिक है इसके पास, ये तो पूरा का पूरा बेस कंट्रोल कर सकता है। एक मिनट, कहीं यही तो नहीं जो हमारे बेस के लेआउट को हमेशा बदलता रहता है? एंड तभी ये इन तीनों को इनके नाम से बुलाता है एंड ये तीनों की तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। आखिर तुम हमें कैसे जानते हो? एंड फिर ये सबको अपनी स्टोरी बताता है। एंड असल में बहुत सालों पहले इसके ऊपर एक कर्स आ गया था। इसके अंदर की मैजिकल पावर अपने आप खत्म हो रही थी एंड ये धीरे धीरे मर रहा था एंड इसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था एंड जिंदा रहने के लिए इसको दूसरों की मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब करने की जरूरत थी। लेकिन कोई भी इसके पास आना ही नहीं चाहता था क्योंकि इसकी बॉडी लोगों से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर एब्जॉर्ब करती थी एंड इसीलिए इसके मम्मी पापा तक इसे इसकी बीमारी की वजह
वजह से छोड़कर चले गए थे एंड ये इस कैसल में अकेले लेटकर बस मरने का इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से कैप्टन यामी इसके पास आ जाते हैं। ओए, मुझे कई लोगों ने मना किया कि मैं इस कैसल में ना हूँ क्योंकि कोई बीमार बच्चा मेरी सारी की सारी मैजिकल पावर को चूस लेगा। हाँ, सही कहा था उन्होंने। तो तुम ही हो जिसको जिंदा रहने के लिए दूसरों की मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। पागल हो क्या? तुम्हें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनो, मैं अभी अभी एक मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन बना और मैं हमारी स्क्वाड के लिए एक नया बेस ढूंढ रहा हूँ। तुम अगर मुझे और मेरी स्क्वाड को यहाँ तुम्हारे घर में रहने की परमिशन दो तो तुम हम लोगों से थोड़ा थोड़ा मैजिक ले सकते हो। सच में? एंड इसी तरह से यामी सर को ये अपना ये वाला बेस मिला था जिसमें ये सारे के सारे लोग मजे से रहते हैं। ये आदमी थोड़ा थोड़ा मैजिक इन सब से एब्जॉर्ब करता रहता है और जिंदा रहता है, लेकिन ये ज्यादा किसी के पास नहीं जाता क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैजिक एब्जॉर्ब कर लेगा एंड इसीलिए ये सबसे छुप के रहता है। बहुत अच्छे, ये लो, आज से तुम भी मेरी स्क्वाड के मेंबर हो। एंड ये आदमी ब्लैक बुल स्क्वाड का पहला मेंबर था एंड इन सबको ये पता ही नहीं था। तुम सब भले ही मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम सब की वजह से ही जिंदा हूँ। तुम लोगों को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो और मेरा नाम है हेनरी। साइजर, तबाह कर दो इसको और इसके घर को। एंड इधर हम ओबिटो को देखते हैं जो नेरो के घोंसले के पास आ जाता है जहाँ पर ये मैजिक स्टोन रखा हुआ था, जो कि तुम्हें याद होगा हमारे पार्ट 3 में जब आस्था भाई ने आइस को हराया था तब नेरो ने इस मैजिक स्टोन को उठा लिया था। एंड असल में ये तीनों यहाँ इसी मैजिक स्टोन को ही लेने आए थे। एंड फिर इधर हम देखते हैं हेनरी ने अपने मैजिक से इस पूरे के पूरे ब्लैक बुल बेस को एक ट्रांसफॉर्मर बना दिया होता है। भाई, आखिर इसके पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कैसे है कि इतने बड़े बेस को हिला पा रहा है? ये तुम लोगों की ही मैजिकल पावर है जो मैं इतने टाइम से कलेक्ट कर रहा था और अब मैं अपनी सारी मैजिकल पावर यूज करूंगा ताकि तुम लोगों को कोई हाथ भी ना लगा पाए। एंड हेनरी अपनी ब्लैक बुल्स की रोब भी पहन लेता है एंड तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। साइजर, अटैक करो! लेकिन हेनरी अपने एक ही पंच से साइजर की बैंड बजा देता है। ये क्या? एंड भाई, ये हेनरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड तब ही शैली एक बहुत ही रेयर डार्क मैजिक आइटम का यूज करती है एंड कुछ ही मिनट के लिए सही, लेकिन इसके पास हद से ज्यादा मैजिकल पावर आ जाती है एंड ये एक बहुत ही बड़ा मैजिक सेलेमेंडर बना देती है एंड हेनरी और इसके बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी ये एक और रेयर डार्क आइटम का यूज करती है एंड इसके सेलेमेंडर को एक स्लाइम बना देती है जिसमें हेनरी पूरी की पूरी तरह से फंस जाता है। ग्रे, फिर से अपने मैजिक कन्वर्सन यूज करो। लेकिन मेरे पास इतना मैजिक नहीं है। एंड तभी गॉच अपना डेडली क्लोन मिरर मैजिक यूज करता है और ग्रे के ढेर सारे क्लोन्स बना देता है जिससे इसने आस्था के बनाए थे। एंड ये सारे के सारे ग्रे के क्लोन्स अपना मैजिक कन्वर्सन यूज करते हैं एंड इतने बड़े जेल सेलेमेंडर को प्लांट सेलेमेंडर में कन्वर्ट कर देते हैं। गॉर्डन! एंड तभी गॉर्डन अपना खतरनाक पॉइजन मैजिक यूज करता है एंड इसके पूरे के पूरे सेलेमेंडर को सड़ा देता है। साइजर, क्या कर रहे हो तुम? एंड साइजर फिर से लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हेनरी अपना ड्रिल पंच का यूज करता है एंड साइजर को पूरी तरह से तबाह कर देता है एंड ये तीनों इन दोनों को मिलकर हरा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ओबिटो आ जाता है। चलो, हमारा काम पूरा हो गया। पागल हो क्या? हमने अभी इन दोनों को मारा नहीं है। चुप रहो, पिछली बार वाली गलती मत करो और चलो चुपचाप। एंड ये लोग उस मैजिक स्टोन को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। ये हम जीत गए। हाँ, वो तो ठीक है। ओए हेनरी, इस बेस को वापस नॉर्मल कर दो। नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मैजिक खत्म हो गया। अरे यार, अब यामी सर हमें छोड़ेंगे नहीं। एंड फिर इधर हम यामी सर को देखते हैं जो कैप्टन विलियम्स के बेस पे कैप्टन विलियम्स का इंतजार कर रहे थे। एंड फिर इधर हम लाइट को देखते हैं जो अपने इस टैबलेट के पास खड़ा होता है एंड तभी ये तीनों वो मैजिक स्टोन लेके वहाँ आ जाते हैं। बहुत अच्छे ओबिटो, डेड, शैली। एंड फिर लाइट इस मैजिक स्टोन को भी अपने टैबलेट में लगा देता है एंड जैसे ही ये इसमें लगाता है ये मॉन्स्टर का बड़ा वाला स्कल जो आस्था के विलेज में था ये ग्लो करने लगता है। एंड भाई, यामी सर और वेनेसा सबको कुछ बहुत ही बुरा होने का एहसास होता है। अब सिर्फ 2 और मैजिक स्टोन रह गए हैं, फिर हमारा सपना पूरा हो जाएगा। चिंता मत करिए लीडर, हम उन दोनों मैजिक स्टोन्स को भी लाके आपको पक्का देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। नहीं, तुम लोगों ने अपना काम कर दिया है और वैसे भी वो बाकी की 2 मैजिक स्टोन्स मैजिक स्टोन्स उस विज़र्ड किंग के पास है जिन्हें मेरे अलावा कोई और नहीं ले सकता। एंड भाई, अब सिर्फ 2 और मैजिक स्टोन रह गए होते हैं, फिर ये टैबलेट पूरा हो जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा, जो कि तुम्हें आगे पता चलेगा क्या। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं, ये सारे के सारे लोग लाइट के पूरे बेस को तबाह कर रहे होते हैं। नोजेल सिल्वर अकेले सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बस लाइट को ढूंढ रहा होता है। कॉब ने इस पूरे के पूरे बेस को अपने मैजिक से कवर कर दिया होता है ताकि ना तो कोई बाहर जा पाए ना ही कोई
अंदर आ पाए। यूनो की टीम भी सबको हराते हुए आगे बढ़ रही होती है एंड यूनो को भी किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान के आसपास होने का एहसास होता है। नोएल, किड्स और लक भी सबको हराते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं एंड लक को तो भाई फुल मजे आ रहे होते हैं। एंड फिर इधर हम आस्था और जोरा को देखते हैं जिनको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा होता क्योंकि कैप्टन वर्मिलियन अकेले ही सबको बजा दे रही होती है। हम भी लड़ना चाहते हैं कैप्टन वर्मिलियन। अबे मैं दो कैसे बन गया? तुम क्लोन मैजिक भी यूज कर सकते हो क्या? नहीं, मेरे पास तो मैजिक ही नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। हाँ, तुम दोनों के पास ही बिल्कुल मैजिक नहीं है। आखिर कैसे पता चलेगा कि असली कौन है और नकली कौन? मैं असली हूँ। अबे मेरी कॉपी क्यों कर रहा है? तू मेरी कॉपी कर रहा है। अच्छा 2+2 बता। 32। इसे कैसे पता? लेकिन तभी कैप्टन वर्मिलियन अपना फायर अटैक इन दोनों के ऊपर यूज कर देती है जिसे असली आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से काट देता है। मुझे मारना चाहती है क्या? मैं जिस आस्था को लाई थी वो इतना वीक नहीं था कि वो मेरी इन फ्लेम से मारा जाए। इसका मतलब है कि तुम असली हो। बाप रे, तुम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो यार। एंड फिर हम राया को देखते हैं, आई ऑफ द डार्क सन के द थर्ड आई के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को, जो लोगों की ग्रिम वॉर को टच करके कभी भी उनके मैजिक को यूज कर सकता है। हाँ, तो तुम हो थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा है, मैं वैसे भी थोड़ा बोर हो रही थी। कैप्टन वर्मिलियन, इसको हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही कहा तुमने बच्चे। एंड तभी ये कैप्टन यामी के डार्क मैजिक को यूज करने वाला होता है। अगर तुम एक इंसान न होती तो मैं जरूर से तुम्हें डेट पे लेके जाता। डार्क मैजिक, डार्क स्लैश। एंड राया वर्मिलियन के ऊपर यामी सर के डार्क स्लैश को यूज कर देता है, लेकिन वर्मिलियन अपने फायर पंच से यामी सर के डार्क स्लैश को रोक देती है। ये क्या? जब वो गधा मुझे आज तक नहीं हरा पाया तो तुम उसके अटैक को कॉपी करके मुझे कहां से हरा पाओगे? बाप रे, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो यार। अब तो तुम मुझे और ज्यादा पसंद आ गई। अच्छा रुको, मेरा घूसा तुम्हें मुझसे भी ज्यादा पसंद आएगा। हो सकता है, लेकिन घूसा मारने के लिए तुम्हें मेरे भाई कैप्टन वर्मिलियन इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि राया को वो भी नहीं उसके पास आते वक्त। फ्लेम मैजिक, गैल्डियस ब्रैक्यूम। एंड वर्मिलियन एक ही पंच में राया को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है। एंड जोरा और आस्था समझ जाते हैं कि भाई ये औरत कोई नॉर्मल मैजिक नाइट नहीं है, ये कैप्टन यामी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइट हीलिंग मैजिक। एंड तभी राया अपने आप को लाइट हीलिंग मैजिक का यूज कर खुद को हील करता है। शायद अब मुझे भी थोड़ा मजा आने वाली है। मजा नहीं, सजा मिलने वाली है बे। एंड तभी वर्मिलियन आस्था को पीछे फेंक देती है। तुम दोनों वहाँ पीछे ही रहना, ये मेरा को पीछे फेंक देती है। तुम दोनों वहाँ पीछे ही रहना, ये मेरा शिकार है। वो तो अभी पता चल जाएगा कौन किसका शिकार है। लाइट मैजिक, लाइट एरोस। एंड राया वर्मिलियन के ऊपर लाइट के सुपर फास्ट लाइट एरो से अटैक करता है, लेकिन वर्मिलियन आसानी से इसके सारे अटैक्स को रोक रही होती है। बाप रे, ये तो यामी सर से भी ज्यादा फास्ट है। इतनी ताकत है क्या तुम्हें? अगला अटैक। कौन है ये औरत? एंड तो भी वर्मिलियन इसके सामने से गायब हो जाती है एंड राया को अपने फायर पंच से मारने वाली होती है, जिससे राया ऑस्कर का इनविजिबल मैजिक यूज कर बचता है। वाटर मैजिक, वाटर स्नेक, फायर पंच। अगला अटैक, लाइटनिंग मैजिक, थंडर लाइट, फायर पंच। अगला अटैक। ये क्या, लाइटनिंग और वाटर अटैक दोनों इसके ऊपर काम नहीं कर रहे? ठीक है, फायर सैलमेंडर मैजिक, ड्रैगन रेज, फ्लेम मैजिक, फायर रेज। अगला अटैक, विंड मैजिक, विंड टॉर्नेडो, फायर पंच। अगला अटैक। बाप रे, कितने मैजिक यूज कर सकता है ये, जितने भी आज तक इसने कॉपी किए हैं। लेकिन ये एक बार में सिर्फ एक ही मैजिक अटैक यूज कर सकता है। हाँ, इस औरत पे तो मेरे किसी मैजिक का असर ही नहीं हो रहा, ऊपर से इसके पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कैसे है? ठीक है, ये लो फिर आइस मैजिक, आइसबर्ग, गैल्डियस ब्रैक्यूम। अगला अटैक। एंड आस्था और जोरा सब एकदम शॉक रह जाते हैं भाई, क्योंकि वर्मिलियन का फायर अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि